नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जनरल एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आज का यह लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर और करा दिए हैं। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम आपको एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं जिसमें हमने टॉप 3000 प्रश्न लिए हैं, तो वो भी हम आपको करा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो प्लेलिस्ट पे आप जा कर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो एक लिस्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कोई चीज़ है तो उसके कई सारे क्वेश्चन एक टाइप से मिलते हैं, तो हम यहाँ पे वो उस टाइप के प्रश्न ले रहे हैं। देखेंगे प्रश्न किस तरीके के हैं यहाँ पे आज के वीडियो में। सबसे पहले तो हम देखेंगे फसलों की महत्वपूर्ण क्रियाएँ। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो फसलों से संबंधित होती हैं, उसमें की जाती हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निपिंग की। देखिए, निपिंग जो है चने से संबंधित होती है और चने में की जाती है। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, जब हम चने की बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद लगभग जब वही चना लगभग 20 सेंटीमीटर का हो जाता है और हमारी फसल कम से कम 35-40 दिन की हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उन पौधों में जो ऊपरी भाग होता है और जो ब्रांचेस के ऊपरी बिल्कुल शीर्ष कलिकाएँ होती हैं उनको तोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जिससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ आगे की ओर जो हो रही होती है वो रुक जाती है, जिससे नई ब्रांचेस कई सारी निकल आती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। तो निपिंग जो है चने से संबंधित है, काफ़ी पूछा जाता है। वहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना निपिंग किससे संबंधित है, चने से। ये लगभग वही 35 दिन से शुरू की जाती है, 55 दिन तक करी, इसके बाद तक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शुरुआती डेट जो होते हैं 35-40 दिन से शुरुआत कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रैपिंग या बांधना, रेटूनिंग, ट्रेसिंग, क्रॉपिंग, ये सभी क्रियाएं किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो गन्ने से संबंधित हैं। ठीक है, आपको हम एक एक करके बता देते हैं। रैपिंग का मतलब होता है, देखिए रैप करना मतलब होता है लपेटना एक तरीके से। तो कई सारे जैसे 10-10, 15-15 गन्नों को हम क्या करते हैं, एक साथ में पत्तियों द्वारा, पुरानी या नई पत्तियां जो होती हैं उन्हीं के द्वारा बांध देते हैं, तो उसी को कहते हैं रैपिंग या बांधना। ठीक है, एक होता है रेटूनिंग। रेटूनिंग का मतलब होता है पेड़ी एक तरीके से। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब एक बार फसल की बुआई करते हैं, एक फसल जब ले लेते हैं तो हम उसकी कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद उसकी जो जड़ें होती हैं उनसे ही हम दूसरी फसल लेते हैं, तो वो कहलाता है पेड़ी। ठीक है, या रेटूनिंग कहलाता है। इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है, प्रोडक्शन हमको थोड़ा सा कम मिल पाता है, लेकिन अच्छी फसल फिर भी होती है। अब हम बात करेंगे ट्रेसिंग की। देखिए, ट्रेसिंग होता है, ये जो गन्ना होता है उसमें क्या होता है, कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो नई रहती हैं, कुछ पुरानी रहती हैं। तो पुरानी पत्तियां क्या होती हैं, उनको हटा दिया जाता है और इसके साथ साथ में उनको हटाना भी एक तरीके से ट्रेसिंग भी कहलाता है। और दूसरी बात हम करें तो इनको हम कभी कभार क्या करते हैं, पुरानी पत्तियों को जला देते हैं, जिससे हल्का सा थोड़ा सा मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है गन्ने की। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग भी से संबंधित होता है। क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉपिंग जो गन्ने में होता है वो क्या होता है, गन्ने को एक तरीके से सहारा देना होता है। ठीक है, गन्ने को हम सहारा देते हैं और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें या तो फिर ये जो पुरानी पत्तियां होती हैं इनको ही कलेक्ट करके इनके पेड़ियों के पास एक दूसरे से लपेट देते हैं, या फिर किसी दूसरी तरीके से हम इनको सहारा दे सकते हैं, तो ये क्रॉपिंग कहलाता है। तो ये सारी क्रियाएं किससे संबंधित हैं, गन्ने से। अब हम बात करेंगे क्यूरिंग, डिसकरिंग और टॉपिंग की। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो तंबाकू से संबंधित हैं। अब क्या होता है क्यूरिंग, क्या होता है डिसकरिंग और क्या होता है टॉपिंग, हम एक एक जानेंगे पहले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यूरिंग क्या होता है। देखिए, क्यूरिंग का मतलब होता है पत्तियों की रचाई। ठीक है, पत्तियों की रचाई। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाने से लेकर के उनमें विभिन्न प्रकार के जैसे रंग, गंध या स्वाद आदि के हिसाब से कई तरीके से उनको डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, क्यूरिंग। तो क्यूरिंग होती है एक तरीके की सुखाना एक तरीके से। ठीक है, फिर आता है डिसकरिंग। डिसकरिंग क्या होता है, देखिए डिसकरिंग जो होता है, जब हम तंबाकू की ऊपरी कलिकाओं को तोड़ देते हैं, जिसको हम टॉपिंग कहते हैं। ठीक है, ऊपरी कलिका को तोड़ना क्या कहलाता है, टॉपिंग, शीर्ष कर्तन जिसको बोलते हैं। तो
उसके बाद क्या होता है, जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तब नई शाखाएं पौधे से निकलने लगती हैं। ठीक है, उन शाखाओं को रोकना या उन शाखाओं को तोड़ना ही क्या कहलाता है, डिसकरिंग। ये लगभग जब शीर्ष कर्तन कर देते हैं उसके 1 से 2 सप्ताह में ये जो है डिसकरिंग की जाती है। अच्छा, इसको रोकने के लिए एक और तरीका होता है, हम मैलिक हाइड्राजाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डिसकरिंग। अब बात करेंगे हम टॉपिंग की। तो अभी हमने आपको टॉपिंग बता ही दिया। टॉपिंग का मतलब होता है शीर्ष कर्तन, जो ऊपरी इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको तोड़ना। ये 2 तरीके से भी हो सकती है, एक तो हाई टॉपिंग होती है, एक लो टॉपिंग होती है। हाई टॉपिंग मतलब जो ऊपरी अच्छी पत्तियां होती हैं उनको तोड़ना, जो कि सिगरेट तंबाकू के लिए यूज की जाती है। बाकी लो टॉपिंग जो होती है, जो नीचे की 2-3 पत्तियां तोड़ना होता है, वो बीड़ी आदि के लिए यूज की जाती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रॉपिंग की। प्रॉपिंग जो होता है केला से संबंधित होता है। अच्छा, प्रॉपिंग का भी मतलब सहारा होता है। जैसे क्या होता है, जब केले में फल आने लगते हैं, घेर बन जाती है, तो घेर के कारण क्या होता है, केले के पौधे पर घेर का वजन जो होता है वो सह नहीं पाता है, धीरे धीरे लचने लगता है केला। तो उसको सहारा देना ही क्या कहलाता है, प्रॉपिंग। उस घेर को एक सहारा दे दिया जाता है जिससे पौधा नीचे की ओर गिरे ना, तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिबोनिंग या रेटिंग। ठीक है, ये जूट से संबंधित होता है। देखिए, रिबोनिंग या रेटिंग क्या होता है, जैसे जूट जो होता है उससे हम लोग जो रेशा प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले करना क्या रहता है, इस जूट को जो है कलेक्ट कर लेते हैं काफ़ी मात्रा में। मान लीजिए 40-50 पेड़ एक में कलेक्ट करके गट्ठर बना लेते हैं। इसके बाद इसको हम पानी में डुबो देते हैं और काफ़ी दिन तक इसको सड़ने देते हैं, लगभग 1 महीने तक इसको सड़ने देते हैं। जब ये अच्छी तरीके से जूट सड़ जाता है तो इसको उसी पानी में हम धुलाई कर देते हैं, मतलब पटक पटक के, जैसे कपड़े धुले जाते हैं, धोबी कपड़े धुलता है जैसे पटक पटक के, उस तरीके से धुलाई कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका जो रेशा है अच्छी तरीके से निकल आता है, टूटता नहीं है। तो यही कहलाता है रेटिंग या रिबोनिंग। ठीक है, इसको आजकल जो रिबोनिंग या रेटिंग है इसके लिए मशीनें भी चल गई हैं, तो हम कच्ची अवस्था में भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिकिंग की। पिकिंग का मतलब होता है एक तरीके से तोड़ना। ठीक है, पिकिंग का मतलब होता है तोड़ना। तो ये क्या होता है पिकिंग, देखिए ये मूंग, चंवला, जैसे मटर, चंवला मतलब होता है लोबिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे लोबिया का नाम भी चंवला ही होता है। तो ये लोबिया हो गया, मूंग हो गई, मटर हो गई, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, पौधे से इनके जो फली होती हैं उनको अलग करना, दानों को अलग करना एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। पौधे से उन फलियों को अलग करना एक एक करके पिकिंग कहलाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिटेसलिंग और सिल्किंग की। देखिए, जो ये किससे संबंधित होती हैं, मक्के से। देखो, मक्के में क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, एक तो होता है नर पुष्पक्रम, एक होता है मादा पुष्पक्रम। ये जो सिल्क होते हैं वो मादा पुष्पक्रम से संबंधित होते हैं, और जो टेसल्स होते हैं वो नर पुष्पक्रम कहलाते हैं। मतलब टेसल जो होते हैं वो नर पुष्पक्रम होते हैं और सिल्क जो होते हैं मादा पुष्पक्रम होते हैं। टेसलिंग जो होती है नर पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया कहलाती है। सिल्किंग जो होती है वो मादा पुष्पक्रम के निकलने की क्रिया कहलाती है। ध्यान सुनना, हमने बताया टेसलिंग जो होती है नर पुष्पक्रम निकलने की क्रिया, सिल्किंग मादा पुष्पक्रम निकलने की क्रिया। बाकी अब यहाँ पे डिटेसलिंग की बात हो रही है। तो जब नर पुष्पक्रम जो होते हैं मक्के के ऊपरी भाग पर जो निकलते हैं बालियाँ, उसी को बोलते हैं नर पुष्पक्रम, और सिल्क बोलते हैं जिससे हमें भुट्टा प्राप्त होता है। तो उस नर पुष्पक्रम को हटाना क्या कहलाता है, डिटेसलिंग। समझ गया, नर पुष्पक्रम को हटाना ही क्या कहलाता है, डिटेसलिंग। ठीक है, हटाना, नर पुष्पक्रम को हटाना डिटेसलिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे यहाँ पे पेगिंग और सुइयाँ बनना क्या होता है। तो ये किससे संबंधित होती हैं, मूंगफली से। पेगिंग क्या होता है, देखिए जिस समय पौधों में एक तरीके से निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनमें फलियां जब बनने लगती हैं तो उन फलियों के बनने की क्रिया या उनमें छोटे छोटे दाने बनने की क्रिया जो होती है वो पेगिंग कहलाती। सुइयां बनने का मतलब क्या होता है, जब फ्लावरिंग स्टेज आने लगती है उसके बाद क्या होता है, पौधे के अंदर ही उन फलियों को बनने के लिए जो छोटी छोटी पहले
वो निकलती हैं, मतलब फलियाँ ही निकलती हैं पतली पतली सी, तो वही कहलाती हैं सुइयाँ बनना या पेगिंग। ठीक है, तो मूंगफली में फली बनने की क्रिया या छोटे छोटे दानों से फली बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। अब आता है जिनिंग या पिकिंग, ये होता है कपास से संबंधित। ठीक है, जिनिंग या पिकिंग क्या होता है, कपास से संबंधित होता है। अब क्या होता है जिनिंग और क्या होता है पिकिंग, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनिंग की। तो जिनिंग क्या होता है, देखिए जो कपास होती है उसमें क्या होता है, एक तो होता है रेशे वाला भाग, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिंट, मतलब रुई कहते हैं। और एक होता है बिनौले वाला भाग, जिसको कॉटन सीड बोलते हैं, मतलब बीज कहते हैं। तो एक लिंट हो गई जिसको रुई कहते हैं, और एक कॉटन सीड जिसको बीज कहते हैं। इनको अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, जिनिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब कपास में से रेशा व बिनौले को अलग अलग करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, जिनिंग कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ओटाई परसेंटेज। ठीक है, ओटाई कहते हैं। अच्छा, एक बात हम जान लेंगे, जो कपास में रुई की मात्रा होती है लगभग वही 30 से 35% तक होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो गिनिंग परसेंटेज होता है लगभग वही 24 से 43% तक होता है, एवरेज लगभग वही 33% के आसपास हो जाता है। अब पिकिंग की हम बात करेंगे। पिकिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा कपास का पेड़ होता है उसमें जो ये कपास लगती है उनको बोलते हैं गूलर। ठीक है, उन गूलर्स को कपास में समय समय पे कई बार में जो गूलर मतलब पक जाता है, अच्छे से फूल जाता है, उसको अलग करना कई चरणों में पूरा किया जाता है, कई बार चुनाई की जाती है। तो वो अलग कई बार चुनाई करना मतलब ही क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। मतलब गूलर्स जो होता है कपास से अलग करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। कपास से गूलर को अलग करना पिकिंग कहलाता है। अब बात करेंगे हम पैरा बॉयलिंग या फिर मिलिंग। देखिए ये धान से संबंधित होता है। अब ये क्या होता है, जो धान होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं या फिर हम कहें खाने के लिए यूज़ करते हैं, मार्केट में जब भेजते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको पैरा बॉयलिंग एक क्रिया होती है वो करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है पैरा बॉयलिंग करने का, देखिए जो पैरा बॉयलिंग की जाती है उसका मेन रीज़न ये होता है, जब धान को हम स्टोरेज करते हैं तो उस समय जो लगने वाले कीट वगैरह होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, मतलब उनसे इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। तो पैरा बॉयलिंग का मतलब ये होता है, पहले धान को क्या करते हैं हम लोग भिगोते हैं पानी में, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको निकाल लेते हैं, उसको हल्का सा बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद फिर सुखाते हैं, फिर उसका जो है चावल निकालते हैं, फिर मिलों में इसको भेजते हैं बेचने के लिए, ठीक है, स्टोरेज करने के लिए। तो यही क्रिया जो होती है वो कहलाती है पैरा बॉयलिंग। ठीक है, अब आती है बात मिट्टी चढ़ाना जिसको बोलते हैं अर्थिंग अप। ये किससे संबंधित होती है, तो ये गन्ना से संबंधित होती है, ठीक है, आलू से संबंधित होती है, मक्के में भी कर दी जाती है। तो ये होता है अर्थिंग चढ़ाना, मतलब अर्थिंग मतलब होता है गन्ने के पौधे पर या फिर आलू के पौधे पर मिट्टी को चढ़ाना। ठीक है, जिससे कि जैसे आलू होता है मिट्टी हम चढ़ा देते हैं तो उसमें आलू का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, गन्ने को मिट्टी चढ़ा देने से गन्ना गिरता नहीं है इधर उधर, ठीक है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे प्रमुख फसलों में तेल की मात्रा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, और हमें लगता है जो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी सीखने को। और चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रमुख फसलों में तेल की मात्रा। जैसे यहाँ पे फसल है और इधर है तेल की प्रतिशत मात्रा। जो नारियल होता है, नारियल में लगभग तेल की जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 60% तक पाई जाती है। तिल जो होता है, ठीक है, तिल को बोलते हैं सीसेम, ठीक है, सीसेम में जो पाई जाती है वो होती है 46 से 52% तक तेल की मात्रा। फिर मूंगफली ग्राउंडनट, इसमें होती है 45% तेल की मात्रा। सरसों जिसमें होती है 33 से लेकर के 38% तक तेल की मात्रा। फिर है कुसुम और सूरजमुखी, ठीक है, तो कुसुम जो होता है उसको साफ्लावर बोलते हैं, सूरजमुखी को बोलते हैं सनफ्लावर। तो इसमें लगभग 24 से 36% दोनों में सेम है। बाकी अगला है सोयाबीन। सोयाबीन में पाया जाता है तेल का जो परसेंटेज होता है वो 20 से 22% तक होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अरंडी होती है जिसको कस्टर बोलते हैं, इसमें 35 से लेकर के 58% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें से मूंगफली ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, सरसों भी पूछ दिया जाता है, सोयाबीन भी खूब पूछा जाता है,
इसके अलावा आप इतने ध्यान रखना, ठीक है, बाकी याद सब रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन किसमें क्या पाई जाती है, तो जैसे जो धान है, धान में जो पाई जाती है 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है, मक्के में 10% तक पाई जाती है, बाजरे में 11 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में 11 से 12% पाई जाती है जो कि ग्लूटीन फॉर्म में होती है, और इसकी जो एग्जैक्ट मात्रा रहती है वो 12% तक रहती है, बाकी 9 से लेकर के 15% एक एवरेज माना जाता है गेहूं का। फिर बात करें हम सोरगम की, अगर ज्वार की, तो ज्वार में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है, और बारले मतलब जौ की अगर हम बात करें तो इसमें वही 11.5% तक पाई जाती है, और इसमें एल्बुमिन ऑयल होता है, सॉरी एल्बुमिन ऑयल्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखेंगे कुछ और प्रश्न। प्रोटीन कंटेंट इन पल्स, ठीक है, जो दालें होती हैं उनमें क्या क्या प्रोटीन पाई जाती है, जो ग्राम जो होता है मतलब चना जिसको बोलते हैं, चने में पाई जाती है 21.1% के आसपास प्रोटीन। और जो मटर होता है, देखिए अब मटर में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो होती है दाल वाली मटर, यहाँ पे दाल वाली ही मटर की बात की जा रही है जिसमें 22.5% प्रोटीन पाई जाती है, और एक होती है सब्जी वाली मटर जिसमें 7.2% या 3% कर लीजिए आप, ठीक है, 2% वैसे 2 से लेकर के 3% जो भी है, 2 करके कुछ होता है तो उसको 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। आप 7.3 या 2% आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अब बात करें हम मूंग की, तो इसमें लगभग वही 25% प्रोटीन पाई जाती है। काउपी मतलब लोबिया, लोबिया में 23.4% पाई जाती है जिसको वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें लेंटिल की, ठीक है, तो लेंटिल जो होता है जिसको मसूर कहते हैं, मसूर में 25% पाई जाती है। फिर जो है अरहर, अरहर में 21 से लेकर 25% प्रोटीन पाई जाती है। फिर बात करें उर्द की, तो उर्द में है 24% प्रोटीन पाई जाती है। अब हम देखेंगे प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड्स, जो तेल वाली फसलें होती हैं उनमें किसमें क्या प्रोटीन पाई जाती है, तो जो सोयाबीन होता है इसमें 40 से 42% पाई जाती है, यहाँ पे 42 दे रखा है। इसके अलावा जो सीसेम है, तिल जिसको बोलते हैं तिल, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, तिल, तिल में जो पाई जाती है प्रोटीन 18 से 20%, बाकी साफ फ्लावर को बोलते हैं कुसुम, ठीक है, कुसुम के केक में 40 से 45% तक पाई जाती है। अब हम देखेंगे मूंगफली, मूंगफली में जो प्रोटीन पाई जाती है 26% होती है, और लिनसीड जिसको बोलते हैं अलसी, ठीक है, लिनसीड को बोलते हैं अलसी, अलसी में जो पाई जाती है प्रोटीन वो पाई जाती है 36%, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रोनॉमिक क्राफ्ट्स, मतलब जो एग्रोनॉमिक क्राफ्ट्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं उनके ओरिजिन प्लेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं और चना की, ठीक है, व्हीट और ग्राम की, गेहूं चना। तो जो चने में होता है और गेहूं में ओरिजिन प्लेस जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, आप ध्यान रखेंगे इसका। फिर है राइस, धान जिसको बोलते हैं ठीक है, इसमें क्या होता है इंडो बर्मा जन्म स्थान इसका होता है। अगर इंडो बर्मा आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप इसका हस्तिनापुर या भारत मिल जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। अगला है मेज, मेज में मैक्सिको है, ठीक है, जो मेज होती है उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो मैक्सिको होता है। अच्छा, जो मक्का होता है इसका मैक्सिको अगर नहीं मिलता है कभी कभार तो आपको वहाँ पे मध्य अमेरिका दे रखा होगा, ठीक है, मैक्सिको अगर कभी नहीं मिलता है तो आप मध्य अमेरिका याद रखेंगे मक्का के लिए, ध्यान रखना इसको। अगला है ग्राउंड नट और रबर, ग्राउंड नट जो होती है मूंगफली उसको बोलते हैं, और रबर इसमें जो जन्म स्थान होता है वो ब्राज़ील होता है। इसके अलावा बाजरा, सोरगम मतलब ज्वार और अरहर, बाजरा सोरगम ज्वार होती है, ठीक है, और अरहर इसमें अफ्रीका जन्म स्थान होता है इन सभी फसलों का। फिर है सोयाबीन, राई, टी, चाय हो गई, और सरसों, ठीक है, इन सभी में जो होगा जन्म स्थान वो होगा चाइना, चीन। सोयाबीन, राई, चाय और सरसों, इनका जन्म स्थान क्या होगा, चीन होगा। आगे हम देखेंगे आलू के लिए,
जो आलू का जन्म स्थान होगा वो होगा साउथ अमेरिका, ठीक है, आलू का होगा साउथ अमेरिका। अच्छा, आपको ध्यान क्या रखना है, इसको साउथ अमेरिका को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में कभी दक्षिणी अमेरिका ना दे रखा हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पेरू मिल जाएगा। आप आराम से इसको याद रखेंगे, अगर वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका नहीं मिलता है तो आपको पेरू मिल जाएगा। फिर हम ओट की बात करेंगे, ठीक है, ओट को बोलते हैं जई एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसका एशिया माइनर माना जाता है। फिर है मूंग, फिंगर मिलेट और काटन उर्द, ठीक है, मूंग, कपास, उर्द और फिंगर मिलेट को बोलते हैं रागी, ठीक है, फिंगर मिलेट को बोलते हैं रागी। तो यहाँ पे मूंग, उर्द, कपास और रागी के लिए भारत जन्म स्थान इसका है। फिर हम बात करेंगे जौ की, बार्ले, ठीक है, तो जो जौ होता है उसका होता है इथोपिया, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है फील्ड पी। फील्ड पी बोलते हैं जो दाल वाली मटर होती है उसको बोलते हैं फील्ड पी, ठीक है, और सब्जी वाली मटर को बोलते हैं गार्डन पी। तो फील्ड पी के लिए जो होता है वो मेडिटेरियन रीजन होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, फील्ड पी के लिए होता है मेडिटेरियन रीजन, ठीक। अब हम देखेंगे काऊ पी। काऊ पी को बोलते हैं लोबिया, ठीक है, इसको बोलते हैं लोबिया। तो लोबिया का होता है सेंट्रल अफ्रीका, इसको भी आप याद रखेंगे, सेंट्रल अफ्रीका इम्पॉर्टेंट है। और अगर सेंट्रल अफ्रीका वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्ट अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और हैं, जैसे यहाँ पे सीसेम है, सीसेम को बोलते हैं तिल, ठीक है। तो तिल जो होता है उसका जन्म स्थान क्या होता है, तिल का जो जन्म स्थान होता है साउथ वेस्ट एशिया होता है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका होता है। फिर बात करें कस्टर, जिसको बोलते हैं अरंडी, ठीक है, अरंडी का जो जन्म स्थान होता है वो इथोपिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम सनफ्लावर की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का मैक्सिको होता है। जूट का अफ्रीका होता है। तंबाकू, जिसको टोबैको बोलते हैं, इसका होता है मैक्सिको या फिर सेंट्रल अमेरिका, मतलब मध्य अमेरिका, ठीक है। मैक्सिको आप याद रखेंगे या फिर मध्य अमेरिका याद रखेंगे तंबाकू के लिए, ठीक है। अगला है शुगर केन, ठीक है, जिसको ट्रॉपिकल और इंडियन केन बोलते हैं, तो इसको न्यू गुनिया याद रखेंगे, न्यू गुनिया, ठीक है, या क्यूबा याद रखेंगे। और हैं कुछ शुगर बीट, जिसको बोलते हैं चुकंदर जो होता है इसका जो जन्म स्थान होता है वो मेडिटेरियन रीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा साफ्लावर, जिसको हम कुसुम बोलते हैं, ठीक है, तो कुसुम का जो जन्म स्थान होता है वो भी मेडिटेरियन रीजन होता है। लूसन का ईरान होता है। अब रेप सीड जो जिसको सरसों बोलते हैं, इसका जो होता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों माना जाता है, ठीक है, आपको पाकिस्तान ज़्यादा कहना रहेगा इसका जन्म स्थान जो होता है। और इसके बाद फ्रेंच बीन होता है, इसका साउथ अमेरिका माना जाता है जन्म स्थान, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट आज के प्रश्न थे। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।